हालांकि विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि अमित जोगी जो है अंदर चले जाता है नक्सली इलाकों में, बड़े आसानी से चले जाता है मोटरसाइकिल में बैठ के, मतलब अंदर वालों के साथ कोई साठगांठ है। इस तरह के भी जब झीरम कांड हुआ तब भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन नौकरी बिजली सब पर एकाधिकार छत्तीसगढ़ियों का होना चाहिए। और वहीं ये क्षेत्रीयता की जो क्षेत्रीयता मेरे लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि एक क्षेत्रीय दिल बना लिया। क्षेत्रीयता मेरे लिए एक विचारधारा है कि कथन पर गौर करें तो उन्होंने कहा था द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन इज टू अपोज, टू एक्सपोज एंड टू डिपोज। विपक्ष में रह के हमें सरकार की तारीफें नहीं करनी है, उनकी कमियों पर। जब मैंने देखा कि विधानसभा में विधेयक आया, पूरे प्रदेश में उस समय अकाल पड़ा था, विधायक वेतन वृद्धि एवं सुविधा विधेयक लेके आए। मैंने उसको पढ़ा, 4 गुना अपना वेतन बढ़ा रहे हैं विधायक लोग, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश में अकाल आया हुआ है। सरकार का क्या ये काम है? संविधान में लिखा है आर्टिकल 32 में 35 में कि सरकार को शराबबंदी को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि शराब मंडी को। मैंने देखा कि एक बार आए भूपेश बघेल जी वहाँ प्रचार करने, फर्जी आदिवासी अजीत जोगी, अंतागढ़ वाला अजीत जोगी। अरे तब तक तो पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। हमारे देश की जो सभ्यता है, जो मानवता ही है, जो आदमी नहीं है उसके खिलाफ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। दंगे भड़क रहे थे कवर्धा में, 3 अक्टूबर की जो घटना है जिसे हम झंडा कांड बोलते हैं, इन्होंने क्या किया? जब ईश्वर साहू वाला कांड हुआ, इन्होंने क्या किया? ये तो अपने आप को बीजेपी से भी ज्यादा हिंदुत्ववादी दिखाने में लगे हुए थे। राम वन गमन पथ बना रहे थे, गौ सेवा आयोग कर रहे थे, वहां बस्तर में सरगुजा में ईसाइयों को, अपने लोगों को दफनाने नहीं दिया जा रहा था। क्या करते रह गए? एक बार भी उनकी पीड़ा उन्होंने समझी? एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित टेरिटरी से राज्य बन रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य से अब केंद्र शासित टेरिटरी बन गया है। यहां पहले जब सरकारें थी, दिल्ली से फैसले होते थे, ठीक है, एक व्यवस्था है, राष्ट्रीय पार्टियों की दिल्ली में बैठते हैं, पर अभी मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है, ना मंत्रियों को मालूम है। अगर किसी को मालूम है तो गुजरात के 1-2 जो बड़े व्यापारी हैं। अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नई रणनीति बनाएंगे, लेकिन जो हमारा गांधीवादी रास्ता है, आंदोलन वाला रास्ता, उस पर चल के हम मुद्दों पर लोगों का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, मुद्दों पर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में और संघर्ष को, साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान है, वह बेहद खास है। हम बात कर रहे हैं JCCJ के मुखिया और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी जी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रुपेश जी। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सर, हम चाहते हैं कि संक्षेप में अपने बारे में, कौन है अमित जोगी जी, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा, राजनीति में कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे। पेशे से मैं वकील हूँ,
एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। ना मेरे पिताजी ना ही मेरी माँ की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। पिताजी एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे और अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता, आईपीएस के अधिकारी बने, उसके बाद आईएएस के भी अधिकारी बने और परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई। राजीव जी प्रधानमंत्री बने थे, वे चाह रहे थे कि एक यंग टीम उनके साथ काम करे। मेरे पिताजी के बारे में उन्होंने सुना था, उनसे परिचय था। जब वो रायपुर में दिल्ली से विमान लेकर आते थे राजीव जी, उस दौरान मेरे पिताजी रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, तो एक परिचय था। राजनीति में आए, राजनीति में भी उन्होंने जितने भी निर्वाचित पद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अपनी पार्टी के प्रवक्ता रहे और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से राज्य के वो पहले मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो हम लोगों का बैकग्राउंड है वो एक सर्विस क्लास का बैकग्राउंड है। मेरी खुद की कोई मंशा नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँ। मेरी माँ की भी कोई मंशा नहीं थी कि वो राजनीति में आए। वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थीं। आँख की वो सर्जन हैं पेशे से। उन्होंने कई पुस्तकें अपने विषय पर लिखी है। पर जब पापा का एक्सीडेंट हुआ 2004 में, तो उनको सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर फिर सार्वजनिक जीवन में आना पड़ा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं तो अपने ही पिताजी के रास्ते पे चलकर आईएएस की तैयारी कर रहा था। मेरा सिलेक्शन भी हो गया। पहली बार परीक्षा में बैठा। ज़्यादा कोई पढ़ाई मैंने नहीं करी थी, पर ईश्वर की कृपा है। कब की बात है ये जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था सन 2000। अब उसी समय पापा मुख्यमंत्री बने और अगर मुझे लगता है कि पापा मुख्यमंत्री नहीं बनते तो मैं सर्विस में आ जाता। पर उस समय वो मुख्यमंत्री बने। पता नहीं कहाँ से रमेश बैस जी रायपुर के उस समय सांसद हुआ करते थे, मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, केंद्र में मंत्री भी थे। उन्हें किसी ने जानकारी दे दी कि अमित जोगी का जन्म तो अमेरिका में हुआ है, उसकी जो नागरिकता है वो तो अमेरिकी है, और एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते वो कैसे आईएएस की परीक्षा में बैठ गया, कैसे उसका सिलेक्शन हो गया। तो जो हमारे देश का कानून था, जो कानून है भी, 18 साल तक अगर आपका जन्म कहीं दूसरे देश में हुआ है तो आप दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, जब तक आप स्वयं के विवेक से निर्णय न लें। लेकिन 18 के बाद आपको चुनना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया था, भारत में ही रह रहा था, यहीं मेरी शिक्षा हुई। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया, फिर जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया, और उसके बाद उसके बाद आईएएस की तैयारी कर रहा था। तो फिर इतना सब विवाद हो गया। अडवाणी जी ने भी संज्ञान ले लिया। उस समय वो प्रधानमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे। तो अब गलती तो मुझसे हो गई थी। मुझे कायदे से उस समय परीक्षा में बैठने से पहले अपनी
अमेरिकी नागरिकता त्याग देनी थी। अब मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कोई एकदम से बवाल उठ जाएगा, तो मुझे ये बोला गया कि ठीक है, आप 6 साल तक तो IAS की परीक्षा में, क्योंकि आपने एक डिक्लेरेशन किया है। अब जब हम लोग परीक्षा में एप्लीकेशन भरते हैं तो दस्तखत करना रहता है। बड़े छोटे से अक्षरों में था कि मैं ये शपथ पूर्वक बोल रहा हूँ कि मैं भारत का अथवा भूटान का नागरिक हूँ। अब उस समय मैं टेक्निकली तो अमेरिकी नागरिक था, क्योंकि मेरे पास अमेरिकी पासपोर्ट था, तो उस कारण से फिर IAS में नहीं आ पाया। अब मैं क्या करता। अब उस समय आपको याद होगा कई सारे केसेस भी किए गए। एक CBI ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था, जिसमें मैं फिर बाइज्जत बरी भी हुआ। यहाँ की अदालत ने बरी किया, हाई कोर्ट ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया। पर जब मैं अपना केस लड़ रहा था, तब तो मैं वकील नहीं था, तो मैंने ये तय किया कि ये कानूनी तरीके से मेरे पीछे पड़े हैं, अब मैं कानून के पीछे पड़ूंगा। और यहाँ पर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। ईश्वर की कृपा रही, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU में मुझे सबसे ज़्यादा अंक मिले थे। लॉ में भी सबसे ज़्यादा अंक लेके रवि शंकर विश्वविद्यालय ने मुझे गोल्ड मेडल भी दिया। और फिर मैंने वकालत चालू कर दी। और उस समय ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई देश में। उस समय हम लोग कांग्रेस में थे, राहुल जी आए, जिस तरह राजीव जी आए थे, तो कई लोगों का आकर्षण हुआ कि एक नया नेता आ रहा है, हमारी पीढ़ी का नेता आ रहा है। तो मैंने भी उस समय निर्णय किया कि भाई मेरी भी इच्छा है उनके साथ काम करूं। तो राहुल जी की जब राजनीति में आए उस समय आपने अपनी इच्छा बनाई कि मुझे अब राजनीति में जाना है? जी हाँ, मैंने देखा कि एक नए व्यक्ति आए हैं, नई सोच लेके आए हैं, उनके साथ काम करना चाहिए। मैंने पिताजी से ये इच्छा जाहिर करी कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ इस क्षेत्र में। तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। बोले कि केवल तुम इसलिए राजनीति में आओगे कि मेरे बेटे हो, ये कोई कारण नहीं है। तुमने पढ़ाई हमेशा बाहर रह के की, छत्तीसगढ़ के बारे में तुम जानते क्या हो। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि 3 महीने तक तुम्हारे पास मोबाइल नहीं रहेगा, तुम किसी से बात नहीं करोगे। उन्होंने तय किया कि अगर आप जाएंगे बिलासपुर तरफ तो ताला मंदिर है, ताला गांव। वहाँ ताला इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि वो हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसका त्रिवेणी संगम है। वहाँ दुर्ग संभाग भी मिलता है, रायपुर संभाग भी मिलता है और बिलासपुर संभाग भी मिलता है। उसका वो जो संगम स्थल है वो ताला है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ और वहाँ पर अगर तुम 3 महीने रह लिए, नागर जोत लिए, यही समय था, लगभग इसी समय बुआई का टाइम चल रहा था। छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा समझ लिए, यहाँ की संस्कृति समझ लिए। जैसे मेरी छत्तीसगढ़ी है वैसे तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ के लोगों का जो सुख दुख है उसको खुद महसूस किए, बिना AC के, बिना उसके। उस समय मोदी जी ने वो शौचालय वाला कार्यक्रम शुरू नहीं किया था, तो हमको भी खेत में ही जाना पड़ रहा था। तो ये सब हुआ और फिर अब राजनीति में कैसे प्रवेश किया जाए। उस दौरान प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। महेंद्र कर्मा जी अब नहीं रहे, सलवा जुड़ूम आंदोलन चला रहे थे और मेरे पिताजी और मैं उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे।
मेरा ये मानना था कि ये जो नक्सलवाद है, हिंसा को हिंसा से नहीं, गांधीवादी तरीके से ही उससे निपटा जा सकता है। अब ये बात मैंने उस पर लेख लिखे, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, कई सेमिनार में गया, पर बोलना एक अलग बात है, आपको प्रूफ करना है। तो मैंने ये कहा कि ठीक है, उस समय चिंतलनार में एक, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे जो हिंसक घटना थी। 76 सीआरपीएफ के जवान बस में सवार थे, उस बस को लैंड माइन से ब्लास्ट कर दिया गया, सब लोग शहीद हो गए। घोर नक्सली इलाका था। मैंने दंतेवाड़ा से लेकर सुकमा तक ये निर्णय लिया कि मैं बिना किसी हथियार के, जो मेरे साथी थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ लोग खेल के एक्सपर्ट्स थे, राजनीतिक लोग भी थे, बस्तर सत्याग्रह किया, पद यात्रा करी वो घोर नक्सली इलाकों के बीच से। और आज आप देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ मुझको। हालांकि विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि अमित जोगी जो है अंदर चले जाता है नक्सली इलाकों में, बड़े आसानी से चले जाता है मोटरसाइकिल में बैठ के, मतलब अंदर वालों के साथ कोई साठगांठ है। इस तरह के भी, जब झीरम कांड हुआ तब भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। तो मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत अगर कहा जाए तो बस्तर सत्याग्रह से की। उसके बाद मुझे लगा कि राजनीति जो है वो केवल कमरों में बैठ के बातचीत करना, चुनाव लड़ना, यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो गांधीयन वे है, गांधीवादी तरीका है, आंदोलनों पर राजनीति की जानी चाहिए। तो मैंने उसके बाद जब देखा कि प्रदेश में, जब मैं घूमने लगा, देखा कि 7 बजे के बाद जो मैंने इसको फिर अपने भाषण में भी कहना चालू किया कि जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, दिन भर करत है अब्बड़ काम, लेकिन संझा के चाही 250 ग्राम। ये जो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ने से रोक रहा था, उसका कारण मुझको दिखा कि यही है। जो महफिल, जो मेला शराब दुकानों के इर्द गिर्द दिखने लगा था, मुझे कहीं पे भी जाऊं मैं, चाहे बीजापुर, चाहे बलरामपुर, तो इत्तेफाकन उस समय राहुल जी ने निर्णय लिया कि यूथ कांग्रेस का चुनाव होना चाहिए, NSUI का चुनाव होना चाहिए। दोनों चुनावों में मैंने भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। लोगों का अपार स्नेह, आशीर्वाद मिला। दोनों संगठनों का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य मिला, और हम लोगों ने फिर शराबबंदी को लेकर पूरे प्रदेश में सत्याग्रह चालू कर दिया। उसके बाद चुनाव आ गए 2013 में विधानसभा। राहुल जी ने मुझसे बोला कि भैया आपको चुनाव लड़ना है। मेरी वैसे कोई चुनाव लड़ने की ऐसी मंशा नहीं थी, मैं सत्ता के पीछे नहीं भागता हूँ। ईश्वर ने मुझको एक ऐसे परिवार में जन्म दिया कि जब से पैदा हुआ हूँ देख ही रहा हूँ, ये जो बाकी लोगों के लिए सत्ता संपत्ति ये चकाचौंध रहती है, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखती। विधानसभा का चुनाव हुआ, मरवाही से मैं लड़ा और प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से लोगों ने मुझे जिताया। विधानसभा में रहा। अब ये बात तो जग जाहिर है, एक अंतागढ़ कांड हुआ, अंतागढ़ में उपचुनाव हुआ, उसमें मुझ पर, मेरे पिताजी पर भूपेश बघेल जी
ने ये आरोप लगा दिया कि हम लोगों ने तो कांग्रेस के कैंडिडेट को बैठाने का काम किया है, एक फर्जी उसका सीडी भी बना दिया। परिस्थितियां तब से कुछ मोड़ पे आ गई, निर्णायक मोड़ पे आ गई। और तब मैं एक दूसरा आंदोलन कर रहा था, ग्राम आवाज आंदोलन। आपको याद होगा झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान के हमारे निर्माता रहे हैं। उनकी अगर हम लोग सोच देखें, राजनीतिक सोच, तो उनका जो सोच था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा को उन्होंने महत्व दिया। पर छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कि सारे जो फैसले हैं वो रायपुर से हो रहे हैं, वो दिल्ली से हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग राज बनने के बाद भी अपनी तकदीर का, अपनी नीति का खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे कटु अनुभव भी हुए मेरे साथ जब मैं कांग्रेस में था। पोलावरम बांध बन रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत भारी इलाका डुबान में आने वाला था, और अब तो आ चुका है क्योंकि बांध तो बन गया। अभी मैं कल ही बस्तर से लौटा हूं। कोंटा से लेकर छिंदगढ़ तक पूरा इलाका डुबान में आ गया। लेकिन यहां उन लोगों के लिए न भाजपा ने आवाज उठाई, न कांग्रेस ने आवाज उठाई। महानदी की बात कहें, सबसे ज्यादा महानदी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, लेकिन उसके पानी का उपयोग कौन कर रहा है? हीराकुंड में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, पूरा पानी ओडिशा ले जाता है, ओडिशा उपयोग करता है, और हमारे किसान ले दे के एक फसल ले पाते हैं। जांजगीर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां 99% सिंचाई हुई, और वो भी इसलिए क्योंकि जोगी जी ने, उनको 3 साल ही मिले राज करने के, पर 3 साल में, रिकॉर्ड समय में, 11 महीने के कम समय में उन्होंने मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना लेके आए। जांजगीर में 70,000 किलोमीटर का लंबा नहरों का नेटवर्क वहां बनाया। इसलिए आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं धान की फसल होती है तो वो जांजगीर और शक्ति जिला है। ऐसा बाकी जगह क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर रहे थे? तो मैंने कहा कि जो मूल कारण है, लोगों को अगर जगाना है तो ग्राम सभाएं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जल, जंगल, जमीन, नौकरी, बिजली, सब पर एकाधिकार छत्तीसगढ़ियों का होना चाहिए। और वहीं ये क्षेत्रीयता की, जो क्षेत्रीयता मेरे लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि एक क्षेत्रीय दिल बना लिया। क्षेत्रीयता मेरे लिए एक विचारधारा है। दिल्ली के भरोसे हमने देख लिया, जब से देश आजाद हुआ है, ये रिहण नदी पे सरदार गोवन वल्लभ भाई पटेल सागर बना। कौन सा इलाका डूबा? हमारे छत्तीसगढ़ का सरगुजा का इलाका डूब गया। वहां पोलावरम बन रहा है, बस्तर का इलाका डूब रहा है। हीराकुंड बना, फिर छत्तीसगढ़ का, रायगढ़ का पूरा क्षेत्र डुबान में आया। मतलब छत्तीसगढ़ के साथ केवल और केवल यहाँ की जो अपार खनिज संपदा है, मेरे पिताजी बोलते थे, हर भाषण में बोलते थे कि छत्तीसगढ़ की क्या पहचान है? दुनिया की सबसे अमीर धरती, सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ, लोहा यहाँ, सोना यहाँ, हीरा यहाँ, जंगल यहाँ, बिजली यहाँ, लेकिन यहाँ के लोग सबसे दुनिया के गरीब लोग हैं। 40% कुपोषण रेट।
किसी और प्रदेश में नहीं है। इतनी गरीबी, जबकि हमारी धरती इतनी अमीर है। इस विरोधाभास को खत्म तभी किया जा सकता है, ये मेरा और मेरे पिताजी का मानना, जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बने, जब आप और मैं अपने प्रदेश के हित में निर्णय खुद यहाँ लें, वहाँ कोई हाईकमान की तरफ ना देखें। इस विचारधारा से को लेकर ठाठापुर में जो उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन, सर इस पर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे आगे चलकर, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा 2013 का वो दौर था जब पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़े मरवाही से, अब जीत कर आए, तो वो आपका अनुभव कैसा था? विधानसभा में लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो हर साल अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ विधायक, मुझे वो अवार्ड नहीं मिला, पर जो कुछ मुझे मिला वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी और विधायक को नहीं मिला। मुझको सबसे ज़्यादा अगर निलंबित किसी विधायक को किया गया तो मुझे किया गया। पहली और आखिरी बार सदन में आप देखते हैं वो पगड़ी वाले जो मार्शल रहते हैं, अगर वो अंदर घुसे और किसी को जबरदस्ती उठाया और बाहर किया तो वो मुझे किया। सर्वसम्मति से अगर किसी विधायक के ऊपर निंदा प्रस्ताव, विधानसभा में जो सबसे बड़ा दंड दिया जा सकता है निंदा प्रस्ताव, वो किसी और विधायक के ऊपर पारित नहीं हुआ, मेरे खिलाफ पारित हुआ। पर ये सब मैं एक मेडल की तरह पहनता हूं। मैं कहां था? विपक्ष में बैठा था। विपक्ष में बैठ के क्या काम है? अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के कथन पर गौर करें तो उन्होंने कहा था, द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन इज टू अपोज, टू एक्सपोज एंड टू डिपोज। विपक्ष में रह के हमें सरकार की तारीफें नहीं करनी है, उनकी कमियों पर। जब मैंने देखा कि विधानसभा में विधेयक आया, पूरे प्रदेश में उस समय अकाल पड़ा था, विधायक वेतन वृद्धि एवं सुविधा विधेयक लेके आए, मैंने उसको पढ़ा। 4 गुना अपना वेतन बढ़ा रहे हैं विधायक लोग, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश में अकाल आया हुआ है, और उस प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हुई। प्रस्ताव रखा गया और 1 मिनट भी नहीं हुए सर्वसम्मति से पारित। तब मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, पार्टी लाइन से अलग होकर मैंने कहा कि इस पर ये सर्वसम्मति से तो पारित नहीं होगा, आप इस पे वोटिंग कराइए। 89 विधायक, जिसमें मेरी मां भी थी, एक तरफ और मैं एक तरफ, और तब मैंने घोषणा कर दी कि पेशे से मैं वकील हूं, विधानसभा में मैं कोई कमाने खाने के लिए तो नहीं गया हूं, जनता के लिए लड़ने के लिए गया हूं। तो इसका मैंने विरोध किया और ये सार्वजनिक घोषणा कर दी कि विधायक की जो मुझे वेतन मिल रहा है वो वेतन मैं अपने उपयोग में नहीं लाऊंगा, जो मुझे उचित लगेगा उस उद्देश्य में मैं उसको दान कर दूंगा। और अभी तक विधायक जो वेतन मिलता था उस समय, उतनी ही लगभग अब विधायक पेंशन मुझको मिल रही है, पर मैंने वो पेंशन में भी हाथ नहीं लगाया। जब भी कोई, हम लोग कई कांड सुने, किसी घर में किसान आत्महत्या कर लेता है, कहीं कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कोई अच्छा स्कूल है, वहाँ का बच्चा पूरे प्रदेश में फर्स्ट आ जाता है, उसके प्रोत्साहन के लिए, किसी की शिक्षा के लिए, मतलब मैंने उस वेतन को कभी नहीं छुआ। ये मेरे लिए एक मेडल है। जब मुझे मार्शलों को अंदर भेज के विधानसभा से निकाला गया
क्यों? विधानसभा सत्र बुलाया गया था पूरे 1 महीने के लिए कि 1 महीने रोज विधायक चर्चा करेंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जनता की तरफ से प्रश्न पूछेंगे। और मैंने देखा कि मेरी ही पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग, क्या सेटिंग हो गई, 3 दिन में बोल दिया आप विधानसभा खत्म। तो हमने कहा आप खत्म कर दीजिए, पर मैं तो अपनी सीट पे बैठा रहूंगा। अंततः उनको मुझे बाहर धक्का देकर निकालना पड़ा। और जब, जैसा कि मैंने कहा, शराबबंदी के लिए मैं लड़ रहा था, सरकार ने आबकारी नियमों में संशोधन करके ये कह दिया कि अब जितनी भी शराब की दुकानें हैं, रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, अमर अग्रवाल जी आबकारी मंत्री थे, वो विधेयक लेके आए कि जितना भी शराब का व्यापार है वो सरकार करेगी। सरकार का क्या ये काम है? संविधान में लिखा है आर्टिकल 32 में, 35 में कि सरकार को शराबबंदी को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि शराब मंडी को। ये संविधान में है। और इस सरकार ने यह फैसला कर लिया कि नहीं, हम ही बेचेंगे और खूब बेचेंगे। दारू का दाम डबल कर दिया, दारू के ब्रांड डबल कर दिए, दारू का दुकान खोलने का समय डबल कर दिया, स्कूलों के सामने सरकार शराब बेचना लगी। तो ऐसे में मैंने सांकेतिक तौर पे, जब वो विधेयक आया और उसको पारित किया गया, मैंने कहा ये सदन शराब से अब अपवित्र हो गया है। गंगा जल लेके जहां सारे मंत्री बैठे थे, मुख्यमंत्री बैठे थे, वहां जाके मैंने उनके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया कि अब तो कुछ शर्म करो। क्या यही काम रह गया है तुम्हारा कि अब शराब पिलाओगे जनता को? तो फिर दोनों ने, रमन सिंह ने और भूपेश बघेल, दोनों मिलके प्रस्ताव लेके आए, निंदा प्रस्ताव मेरे खिलाफ। तो एक अच्छा अनुभव रहा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है विधानसभा के अंदर। आप जनता की आवाज उठा सकते हैं, भले ही आप एक ही क्यों ना हो। अगर आप उस कार्यकाल में देखेंगे, सबसे ज्यादा भाषण किसने दिए विधानसभा में, सबसे ज्यादा प्रश्न किसने किए, सबसे ज्यादा कटौती प्रस्ताव कौन लेके आया? ये मुझे गर्व है कि 5 साल जो जनता ने मुझे अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए मुझे भेजा था विधानसभा के अंदर, मैंने वो लड़ाई लड़ी। और विधानसभा के बाहर भी। पर मेरी ही पार्टी में जो लोग हैं, नेता हैं, उनको आपत्ति होने लगी, यह हमारे क्षेत्र में कैसे चले आ रहा है। अरे हाथी का उत्पीड़न चल रहा था, उत्पात चल रहा था, लोग मारे जा रहे थे। मैं अपनी तनख्वाह लेकर वहां जा रहा हूं कि आपके लिए ये काम में आ जाए, उनके दसगात्र में शामिल हो रहा हूं। पर कांग्रेस के नेता उस पर भी आपत्ति करने लगे, हाईकमांड को लेटर लिखने लगे कि ये किस हैसियत से घूम रहा है हमारे क्षेत्र में। अरे आपका क्षेत्र, मेरा क्षेत्र, ये कौन सा, क्या हम लोग अभी भी राजशाही में रह रहे हैं कि ये मेरा राज है, ये तुम्हारा राज है? तो इन सब चीजों को लेकर अंततः हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब क्षेत्रीय पार्टी का गठन होना चाहिए। कम समय था, बहुत कम संसाधन थे, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, मतलब इन तीनों प्रदेशों में कभी कोई क्षेत्रीय दल नहीं आया है। आजादी से लेके अभी तक पहली बार क्षेत्रीय दल को मान्यता मिली। हमारे गठबंधन के साथ विधायक वहां पहुंचे। अंतागढ़ की घटना जो भी रही आपके ऊपर और स्वर्गीय अजीत जोगी जी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, उसके बाद जेसीसी का गठन हुआ, सिर्फ 7 ही सीटें मिली, वो भी बसपा के साथ गठबंधन करने के बाद। सिर्फ 7? मैंने तो आपको बोला, ये इसको आप कम मत आंकिए। इसके पहले स्वर्गीय खूबचंद बघेल, स्वर्गीय सुंदरलाल शर्मा, स्वर्गीय ताराचंद साहू, कितने लोगों ने प्रयास किया
कितने लोगों ने कोशिश करी कि एक क्षेत्रीय पार्टी आ जाए। मैं केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, 3 राज्यों की बात कर रहा हूं। पहली बार हमको सिंबल मिले, कितना समय मिला था? चुनाव थे और उसके ठीक 2 महीने पहले हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन और सिंबल आया। और शायद हमसे एक गलती ये भी हो गई कि उसमें कांग्रेस का नाम था और लोग जोगी जी को कांग्रेस से ही पहचानते थे, तो वो समझ नहीं पाए कि जनता कांग्रेस क्या है और ये वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। समय कम था, पर कम समय में 7 सीटें, ये मैं बिल्कुल इसे कम उपलब्धि नहीं मानता हूं। एक नींव रख के गए हैं और उस नींव में हम लोगों को एक इमारत खड़ी करनी है। तो 2023 आते आते तक वो नींव में कहाँ कमजोरी आ गई? जो 7 सीटें थी जेसीसी के पास, वो शून्य में आकर रुक गई। सबसे बड़ी कमजोरी, लोगों ने जोगी कांग्रेस को, जनता कांग्रेस को बीजेपी के बी टीम के रूप में देखा। मैं 2023 की चुनाव की बात कर रहा हूं, और इसमें गलती हमारे भी रही है। मैसेजिंग ऐसी रही, एक तरफ तो हमने भूपेश मुक्त राज्य की बात कही कि हमें भूपेश मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, और दूसरी तरफ हमने शपथ पत्र में ये भी शपथ ली, घोषणा कर दी कि हमारी पार्टी एक अच्छी से अच्छी भाजपा सरकार की जगह बुरी से बुरी कांग्रेस का सरकार का समर्थन करेगी। ये दोनों विरोधाभासी बातें थी, पर लोगों को ये लगा कि नहीं, ये भाजपा की बी टीम है। जबकि मैं बोल बोल के थक गया हूं कि जो हमारा डीएनए है वो एनडीए के साथ कभी मेल ही नहीं खा सकता। क्या पार्टी के जो कुछ नेता थे वो ऐसा माहौल बना दिए थे जनता के बीच में कि लोगों को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जा रही पार्टी? वही तो, जब मैंने देखा कि हमारी पार्टी के विधायक, वरिष्ठ विधायक, उनका सम्मान मैं करता हूं, परिस्थितियां जो भी रही हों, अमित शाह जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो उनकी बातें भी वैसी होने लगी जो हमारी जो पार्टी है उसके साथ मैच नहीं करती है। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी के 2 विधायकों को बड़े दुखी मन से पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय भी लिया, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में चलाया गया था, महाराष्ट्र में चलाया गया था, मध्य प्रदेश में चलाया गया था, निर्वाचित सरकारों को बदलने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया, पार्टियों को तोड़ने का काम किया गया। आप देखिए, बाला साहब ठाकरे जी 1967 में शिवसेना बनाए थे, इनको 14 दिन लगे उस पार्टी को खत्म कर दिया। इस तरह का काम ये जो बीजेपी करती है, वो प्रहार हमारे ऊपर भी हुआ। उपचुनाव में भी बीजेपी का साथ, वो वाला जो निर्णय था, मैंने तत्काल चुनाव के बाद भी बोला कि वो एक भावनाओं में मैं बह गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान अभी वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं धर्मजीत सिंह जी, उनका ही था। उन्होंने ही जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया था और पोलिंग का बस 1 दिन बचा था, तब तक मैं शांत था, कुछ नहीं बोल रहा था। ना मैं प्रचार के लिए निकला, ना कांग्रेस के खिलाफ बोला, ना भाजपा के खिलाफ, मौन था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने देखा कि एक बार आए भूपेश बघेल जी वहाँ प्रचार करने, फर्जी आदिवासी अजीत जोगी, अंतागढ़ वाला अजीत जोगी। अरे तब तक तो पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। हमारे देश की जो सभ्यता है, जो मानवता ही है, जो आदमी नहीं है उसके खिलाफ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए।
लेकिन भूपेश बघेल जी एक बार आए, मैंने उन तक संदेश भी पहुंचाया कि भाई जो हुआ हुआ, पर आप चलो मेरे खिलाफ बोलिए ना। जब जो नहीं है फिर चिढ़ाने के लिए दूसरी बार भी आ गए, तीसरी बार भी आ गए, और जो अंतिम सभा उन्होंने बस्ती बगरा में करी उसमें भी पूरा कि ये फर्जी आदिवासी और ये और वो, ये सब बोल दिए। वो मुझसे सहन नहीं हुआ और तभी मैंने ये निर्णय लिया कि ये गलत है। और आप देखेंगे कि मात्र एक रात का समय था जब मैंने बीजेपी को समर्थन देने का घोषणा करी, 12 घंटे बाद पोलिंग थी, वोटिंग चालू होनी थी। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला, अचानक बुला के, कि नहीं हम इनको, पर उन 12 घंटों में, रात के 12 घंटे में बीजेपी को उस समय तक के सबसे ज्यादा वोट मिले। भले वो लोग हार गए, पर 12 घंटे में 30,000 वोट उनके बढ़ भी गए पहली बार। पर जब रिजल्ट आया मैंने कहा अरे क्या कर दिया मैंने, भावनाओं में बह के। मेरी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, और ये मैं आपके माध्यम से सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं बोला, मैंने भूपेश मुक्त छत्तीसगढ़ बोला। जिस दिन कांग्रेस भूपेश मुक्त हो जाएगी, मुझे कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भूपेश बघेल वो कांग्रेसी है ही नहीं आदमी। जब दंगे भड़क रहे थे कवर्धा में, 3 अक्टूबर की जो घटना है जिसे हम झंडा कांड बोलते हैं, इन्होंने क्या किया? जब ईश्वर साहू वाला कांड हुआ, इन्होंने क्या किया? ये तो अपने आप को बीजेपी से भी ज्यादा हिंदुत्ववादी दिखाने में लगे हुए थे। राम वन गमन पथ बना रहे थे, गौ सेवा आयोग कर रहे थे, वहां बस्तर में, सरगुजा में ईसाइयों को, अपने लोगों को दफनाने नहीं दिया जा रहा था। क्या करते रह गए? एक बार भी उनकी पीड़ा उन्होंने समझी? जब सतनामियों का जो जैतखाम में उसको आग लगा दी गई, इनसे गुहार लगाई, तो उन्होंने क्या किया कि जो जैतखाम से लगा हुआ धर्मपुरा में गुरुद्वारा था, उस पर बुलडोजर चला के उसको भी ध्वस्त कर दिया। जब एससी समाज के हमारे लड़के लोग अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि जो एससी एसटी के लिए पद रिक्त हैं उनको भरा जाए, मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाए, कोई उन्होंने गलत काम किया? जेल में डाल दिया? कितनी क्रूरता से उनको पीटा? ये कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच सर्वधर्म संभाव वाली सोच है। इनको लगा कि अगर हम बीजेपी को हमें हराना है, पहले तो ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि भाई 70 सीटें हैं हमारी, 70 से कितना 50 आ जाएगी तब भी तो सरकार हमारी रहेगी। और इसीलिए अभूतपूर्व स्तर पर उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया गया। जहां पूरे देश में जीएसटी लागू था, छत्तीसगढ़ में जीएसटी के साथ साथ बीएसटी भी लागू था उनके राज्य में। जहां एक शराब दुकान थी, वहां एक्चुअली 2 शराब दुकानें उन्होंने खोल दी। एक का पैसा तो सरकारी खजाने में जाता था और दूसरा पैसा, वो दूसरी दुकान का पैसा इनकी जेब में जा रहा था। महादेव को भी इन्होंने नहीं बख्शा। कोयले में उन्होंने बीएसटी टैक्स वसूलना चालू कर दिया, हर टन पर 25 रुपया लेंगे। इतना उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इतना लूट किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम तो अब कुर्सी में बैठ गए हैं जीवन भर के लिए।
मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में उन्होंने, जैसे उनको किसी ऊपर से भगवान ने बैठा दिया है। जो मोदी जी इस बार गलती की है, बोल दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, खुद को अपने आप को अवतार बताने लगे। इस देश में जनता हर चीज स्वीकार कर सकती है, अहंकार नहीं। चुनाव से ठीक पहले आपने कहा था छत्तीसगढ़ को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पे सीएम और एटीएम की तरह काम न करे। क्या आपको लगता है जो 8 महीने की भी सरकार चल रही है बीजेपी की, किस प्रकार की चल रही है? इस सरकार के बारे में मैं क्या बोलूं। मुझे लग रहा था कि ये भूपेश बघेल से कोई बदतर सरकार नहीं हो सकती छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये पिछले 8 महीने 9 महीने में इन्होंने मेरी उस धारणा को पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया। नीचे लेवल पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पटवारी से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक सभी लोग पूरा लूटने में लगे हैं। और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा, अभी कश्मीर एक राज्य था, उसको उन्होंने केंद्र शासित टेरिटरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, राज्य आपको वापस वहां बनाना पड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कराना पड़ेगा। तारीख भी तय हो गई थी कि सितंबर 30 के पहले हो जाने चाहिए, पर छत्तीसगढ़ में तो उल्टा हो गया। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित टेरिटरी से राज्य बन रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य से अब केंद्र शासित टेरिटरी बन गया है। यहां पहले जब सरकारें थी, दिल्ली से फैसले होते थे, ठीक है, एक व्यवस्था है राष्ट्रीय पार्टियों की, दिल्ली में बैठते हैं, पर अभी मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है, ना मंत्रियों को मालूम है। अगर किसी को मालूम है तो गुजरात के 1-2 जो बड़े व्यापारी हैं, जिनका नाम कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं हमारे देश के, वो बार बार लेते रहते हैं, वही लोग चला रहे हैं। सरकार किसी के भी रही हो, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, लेकिन जो जनता भुगत रही है, जैसे कवर्धा हिंसा की बात हो जाए, बिरमपुर की बात हो जाए, बलौदाबाजार की बात हो जाए, इसमें जनता का क्या कसूर? एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है छत्तीसगढ़ में 2023 में, और इसको अगर हम लोग गंभीरता से नहीं लेंगे तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है। पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने खूब प्रयास किए कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता का बीज वो बो दें, लोगों को धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये वो इस नाम पर बांट दें। सफलता कभी नहीं मिली, क्योंकि हमारे प्रदेश में अधिकांश जो लोग हैं वो सदगुरु कबीर साहब के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, वो बाबा गुरु घासीदास जी के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। इस तरह की लोग जो मनखे एक समान विचारधारा है, वो छत्तीसगढ़ की विचारधारा रही है। सब व्यक्ति एक समान। हम लोग ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये ब्राह्मण है या ये ठाकुर है या ये सतनामी है, गोंड है, आदिवासी है। इस रूप में कभी नहीं देखा गया। छत्तीसगढ़ में वो परंपरा थी ही नहीं। जब राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में दंगे मच रहे थे, छत्तीसगढ़ में कहीं एक जगह घटना नहीं घटी। लेकिन पिछले साल 3 अक्टूबर के दिन पहली बार आरएसएस, और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जिस जिले का नाम मेरे पिताजी ने कवर्धा से कबीरधाम रखा था, सदगुरु कबीर साहेब के नाम पर जिस जिले में रखा था, उसको सांप्रदायिकता की अपनी प्रयोगशाला बना दिया और वहीं पर इस बीज ने अंकुरित होने का काम किया। और आज भी वहां कवर्धा के लोग, कबीरधाम के लोग, जहां से आप आते हैं, आप देख रहे हैं ये आग अब केवल मुसलमानों या सतनामियों तक सीमित नहीं है। इसमें अब यादव भी, साहू भी, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। जो
व्यक्ति जिसका केवल एक ही अनुभव था, दंगा कराने का अनुभव, एक बार वो विधानसभा में नहीं आए, एक बार कोई शासकीय पद में, एडमिनिस्ट्रेटिव पद में नहीं रहे, सीधे सीधे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। वो समझ में आता है। साथ ही साथ आपने गृह मंत्रालय का भी जवाबदारी दे दिया, ताकि जो आपने कवर्धा में किया है आप प्रदेश के गृह मंत्री बन के पूरे प्रदेश में कर दें। और इसमें भूपेश बघेल पूरी तरह संलिप्त है। राजनांदगांव चुनाव लड़ने, वहां जो राजनांदगांव जिला का कांग्रेस का अध्यक्ष है, जो कवर्धा और पंडरिया के विधायक रह चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल में सदस्य थे, दोनों को बोल दिया कि तुम दिखना मत मेरे इस लोकसभा चुनाव के दौरान। क्यों? क्योंकि वे मुस्लिम थे, केवल इसलिए। यह कांग्रेस की विचारधारा है। आज तक जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। इंदौरी वो पार नहीं कर पा रहे हैं। यह कांग्रेस की विचारधारा है। इसीलिए हम लोगों को जागना पड़ेगा, नहीं तो पूरा छत्तीसगढ़ ये सांप्रदायिकता की, आपसी जो सामाजिक लड़ाइयां चलने लगी हैं, हम लोग देखते हैं। अभी न्याय यात्रा निकली, मैंने बहुत अच्छा काम किया है दीपक बैद जी ने, पर ये जो न्याय यात्रा थी, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर को, कानूनी व्यवस्था को लेकर नहीं है। ये जो समस्या हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, ये केवल ये कानूनी व्यवस्था वाली बात नहीं है कि पुलिस तंत्र विफल हो गया है। पुलिस तंत्र विफल नहीं हुआ है। पुलिस तंत्र का सांप्रदायिकताकरण पूरी तरह हो चुका है। ये जो कुछ हो रहा है, ये सरकार की नाकामी के कारण नहीं, ये सरकार करवा रही है। हम लोगों को इस प्रॉब्लम को सही रूप में समझना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ हर महीने में गुजरात बन जाए, गोधरा जैसे दंगे यहां पर भी हों। ये एक बहुत गंभीर विषय है। आपने चुनाव के लिए पाटन ही क्यों चुना? आपके पास तो दूसरे भी ऑप्शन थे। मैंने पाटन इसलिए सुना क्योंकि वहां मैच फिक्सिंग हो गई थी और यही मुझे सिद्ध करना था। जो मामा भांचा हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भाई, जब चुनाव होता है, विधानसभा में भूपेश जीत जाता है, लोकसभा में विजय बघेल जीत जाते हैं। ये जो बार बार हो रहा है, ये मैच फिक्सिंग ही तो है। वहां चुनाव कहां हो रहा था? इसलिए मैंने कहा कि ये जो एक मामा भांचा वाला राज चल रहा है, मामा और भांचा के बीच में माया पिक्चर चल रही थी, उस पिक्चर का सही रूप दिखाने के लिए सांकेतिक तौर पे मैं पाटन गया। आप देखेंगे, पाटन से मैंने नामांकन भरा, उसके बाद मात्र एक बार पाटन गया और एक अन्य बार वहां एक सभा को संबोधित किया। उसके अलावा मैं तो पूरे प्रदेश में घूम रहा था। पर एक संदेश तो मुझे देना था कि यहां पर भी मैच फिक्सिंग हो रही है। और अभी भी आप देख लो, ईडी ने 3 चार्जशीट फाइल करी है। एक कोयला घोटाले पे, एक शराब घोटाले पे और एक महादेव घोटाले पे। और इन तीनों को अगर हम लोग पढ़ लें तो कम से कम 750 से 800 बार भूपेश बघेल का नाम आता है। जिसका नाम 20 बार आया, उसको 2 साल से जेल में डाल के रखे हो।
इतना अगर आपके पास प्रमाण है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जेसीसीजे का अस्तित्व क्या खतरे में है? क्योंकि अगर बात करें मरवाही विधानसभा क्षेत्र की या कोटा की, दोनों जगह से ज़मीन खिसक चुकी है। जैसा कि मैंने कहा, हमने हार की विश्लेषण का कारण तो किया, एक कारण तो मैं आपको बता दिया हूँ, लोगों ने हमको बी टीम के रूप में देखा बीजेपी की। और दूसरा जो कारण है कि हमने जो हमारी क्षमता है, हम एक छोटी पार्टी है, अपनी क्षमता से कहीं गुना ज़्यादा हमने चुनाव लड़ लिया। 80 सीटों में चुनाव लड़ने की हमारी हैसियत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी गलती हुई। अगर हम 15 सीटों पर फोकस्ड रहते तो बेहतर परिणाम आता। वो पूरे छत्तीसगढ़ में क्रांति लाने के चक्कर में हम लोग अपना घर नहीं बचा पाए। ये गलती हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। और अब मैंने देखा इस लोकसभा में चिराग पासवान जी हैं, मंत्री हैं, उनका एक सीमित क्षेत्र है। जितिन राम मांझी जी हैं, उनका अपना एक सीमित क्षेत्र है। जयंत चौधरी जी हैं, उनका अपना एक सीमित क्षेत्र है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम हर जगह से चुनाव लड़ें। हमको अब अपने इलाकों पर, जहां लोगों ने हम पर भरोसा जताया था, जहां हमको लगता है कि वहां पर हम बेहतर कर पाएंगे, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करके आगे चलना है। और अगला जो चुनाव है वो 2029 में होना है। वो नहीं, अब 29 में होगा। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया तो 6 महीने इनका कार्यकाल बढ़ गया। ये विष्णुदेव साय जी 5 साल वाले नहीं, 5.5 साल वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। पर जब चुनाव होगा तो पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जनपद सदस्य का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, विधायक का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पार्षद का चुनाव, महापौर का चुनाव, नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव, सब चुनाव एक साथ होंगे और पूरे देश में एक साथ होंगे। अभी क्या होता है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टियां पूरी अपनी देश भर की ताकत यहां झोंक देती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पर 29 में जब चुनाव होगा तब यहां जो प्रभारी बन के आते हैं वो तो खुद अपना चुनाव लड़ रहे होंगे। तब एक लेवल प्लेइंग फील्ड में मुकाबला होगा और आप देखेंगे कि परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। एक अंतिम सवाल, अब आगे की राह क्या? क्योंकि अभी जो हालात है पार्टी की है उसको आप जान रहे हैं और आगे आपको इसको स्ट्रेंथ करना है, मजबूत बनाना है, तो क्या चुनौती है और कैसे निपटेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी चीज़ होती है तो पहले उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है। अगर कोई बीमारी है तो उसका पहले सही डायग्नोसिस हो। जल्दबाजी में कुछ भी ट्रीटमेंट करना चालू कर दें तो केस तो बिगड़ जाएगा। पता तो चलना चाहिए पहले कि बीमारी का आखिर सही कारण क्या है। तो जो बीमारी है, अब हमने उसके 2 कारण तो ढूंढ लिए। एक तो वो हमें जो जनता ने बी टीम के रूप में देखा, और दूसरा जो हमने अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करी। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नई रणनीति बनाएंगे, लेकिन जो हमारा गांधीवादी रास्ता है, आंदोलन वाला रास्ता, उस पर चल के हम मुद्दों पर लोगों का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। मुद्दों पर, व्यक्तिगत आधार पर राजनीति छत्तीसगढ़ में अब बहुत हो चुकी। नेता आपस में निपट ले, समझ में आता है। और अखाड़ा तो है ही, विधानसभा के अंदर आप जितना आपको लड़ना है लड़ो ना। पर ये जो जिस प्रकार की अभी लड़ाइयाँ चल रही है, लोगों को जेल में भेज देना, किसी के ऊपर छापे डालना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। जाते जाते हमारे माध्यम से प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को एक ही संदेश है कि जोगी परिवार
पहले भी कोई नेता के रूप में नहीं, आपके कमियां के रूप में, आपके सेवक के रूप में रहा है। मेरे पिताजी ने हमेशा बोला मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो कमियां हूं। और मैं भी यही बोल रहा हूं कि मैं अमित जोगी छत्तीसगढ़ में नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं और बेटे की तरह ही मुझे रहना है। नेता वाली राजनीति मुझको नहीं करनी है। तो आप सुन रहे थे JCCJ के मुखिया अमित जोगी जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।